हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। आओ, आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार तीसरी इकाई यानी खंड ग जो है, इसमें पाठ्य पुस्तक सरयू और उसके दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो अपने यहाँ गद्य भाग का पाठ सेव और देव, पाठ का नाम है सेव और देव। यद्यपि इस पाठ की जो व्याख्या है वो पूर्व की वीडियो में मैंने करवाई है, और अब मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के पाठ सेव और देव, जिसमें प्रश्न संख्या 113 और जो ऊपर पैरा है, सबसे पहले इसमें 7-6 लाइनें छोड़ करके मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें। समझे बेटा इसको? देखिए बेटा, लेखक कुल्लू पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है और वहाँ के जनजीवन को, लोगों को देखता है, प्रभावित होता है। उनके जीवन की सरलता, सादगी जो लेखक के मन पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ रही है, इसीलिए वो कह रहा है इनको दूसरे की दखल अंदाजी, दूसरे के काम में दखल अंदाजी देना, या इनके भीतर कोई आता है तो वो इन्हें स्वीकार नहीं है, दूसरे के काम में ये लोग दखल नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त अपने फायदे के लिए दूसरे के मुनाफे की ओर दृष्टि डालना, यहाँ माँ बाप ये लोग ढोर चराते हैं, शाम को ले जाते हैं, कभी कोई चोरी आदि की शिकायत नहीं, पहरेदार नहीं। क्या मजाल कि एक बूटा भी, यानी मक्की का जो बूटा होता है, छल्ली जो होती है, वो चोरी हो जाए। लेखक का विचार कि यहाँ अगर एक चवन्नी यहाँ राह में फेंक दूँ तो कोई उठाएगा भी नहीं। एक विश्वास जो जागृत हो रहा है लेखक का। रास्ता फिर गिर गया था, लेकिन चीड़ के दीर्घायु वृक्षों से नहीं, अब उसके दोनों ओर थे सेब के छोटे छोटे लचीले गात वाले पेड़। चीड़ के पेड़ समाप्त हो गए, वृक्ष आ गए, लेकिन ये वृक्ष, ये पेड़ किसके थे? सेबों के थे बेटा। डार डार पर लदे हुए फलों के कारण मानो विनय से झुके हुए, क्योंकि जहां सार होता है वह विनय भी अवश्य होता है। क्षुद्र व्यक्ति ही अविनयी हो सकता है और कभी कभी हवा से झूम से जाती हैं। देखिए बेटा, यहां लेखक ये कह रहा है, एक सार निकाला है उसने कि जहां उसको पेड़ दिखाई दिए, सेब के सेब जो होते हैं उनसे वो जो डालियों पर लगते हैं, वजन के कारण डालियां झुकी हुई है, तो वो उनको लेकर के और कह रहा है झुकना किसका प्रतीक है? विनम्रता का प्रतीक है। जहां सार होता है, सार गर्भित जो बात होती है, जिस बात में दम होता है, और यानी कहने का तात्पर्य जहां गुण होते हैं, गुणशाली व्यक्ति विनम्रशील भी होता है। ये कह सकते हैं बेटा कि जहां फलों के कारण विनय से झुके हुए, क्योंकि जहां सार होता है वह विनय भी होता है, जहां गुणवत्ता होगी वह विनम्रता भी होगी। क्षुद्र व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, संकीर्ण विचारों के व्यक्ति जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अविनयी होते हैं, उनमें विनम्रता नहीं होती है। और कभी कभी हवा से झूम से जाते हुए, और हवा का स्पर्श पा करके झोंके से वो लहराते हुए भी, झूमते हुए से भी दिखाई दे रहे थे। कुल्लू के जगत प्रसिद्ध सेबों की प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने सुन ही रखी। कुल्लू के सेब हम सब जानते हैं बेटा इसके बारे में कि कुल्लू के जो सेब होते हैं अच्छे होते हैं गुणवत्ता की दृष्टि से। तो पूरे विश्व के अंदर यहाँ के जो सेब है कुल्लू मनाली के, वो प्रसिद्ध है। कई बार मंगवाकर सेब खाए भी थे, लेकिन आज इस प्रकार पेड़ों पर लगे हुए असंख्य फलों को देखकर उनकी तबीयत खुश, मन, तन और मन दोनों आह्लादित हो गया है बेटा लेखक, ये कह सकते हैं। आज तक सुना था, कई बार मंगवा करके खाए भी हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष उनके बीच में, उस जगह पर अपने आप को लेखक पाता है, और यह देख करके, जान करके, और उसका तन और मन पूर्णतः आह्लाद से भर चुका, आह्लादित हो चुके हैं बेटा। और इससे भी अधिक खुशी इस बात की
कि वे गंध और स्वाद और रस की उस विपुल राशि का न कोई रक्षक कहीं देखने में आता है और न बचाव के लिए बाढ़ तक। सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाली बात लेखक के सामने यहां से आई है वो ये है कि उसी की बात की गंध और स्वाद भी सेब की जो महक होती है बड़ी अच्छी होती है, बड़ा बीनी बीनी होती है, अच्छी होती है। सेब को कहीं भी आप रख दो घर के अंदर, बाहर से कोई आता है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ सेब रखे हुए हैं, सर्वत्र फैल जाती है। और तो वो गंध और स्वाद रस की उस विपुल राशि का, ये रस की अथाह जो राशि है का न कोई, यानी इन सेब के बागों की रखवाली करने वाला यहां कोई नहीं देखने आता है, न बचाव के, और न जो उसके मालिक है उनका बचाव करने के लिए बाढ़ तक लगा। जबकि हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या हमें करना पड़ता है, फिर भी बचाव नहीं हो पाता है। पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और वे बड़ी इस प्रकार कि बागों का न कोई रक्षक है, न बाढ़ आदि इनको लगानी पड़ती है। इतना क्या कुछ है यहां स्वाभाविक रूप से। और हम जहां मैदानी बागों में रहते हैं वहां फसल की रक्षा के लिए बाड़ लगानी पड़ती है, पहरेदार बिठाने पड़ते हैं और कई तरह के हथकंडे हमें अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल पाती है। पूर्णतः तो वो भी नहीं है। लेकिन यहां देखिए एक अजीब स्थिति है, सब खुल्लम खुल्ला है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान कोई हानि इनको नहीं हो रही। इसलिए इन लोगों के प्रति ऐसा सरल सादगी से और विश्वास से भरा हुआ जीवन जिसमें न कोई रक्षक है न कोई उनका भक्षक है, यह देख करके और लेखक को प्रसन्नता होती है। इसलिए उस पहाड़ी सभ्यता उस संस्कृति के प्रति उनका जो आदर है, आदर भाव है, वह और बढ़ा। क्या शहर में इस तरह के बाग रह सकते हैं? सात्विकता है, ईमानदारी है इन लोगों के अंदर, सात्विकता के साथ साथ ईमानदारी है। लेकिन नगरीय जो सभ्यता होती है वो भौतिक होती है बेटा, वो विलासी से भरी होती है, वो स्वार्थी होते हैं, मतलबी होती है। यहाँ के लोग स्वार्थी मतलबी नहीं होते हैं, बोले बाले सरल स्वभाव के लोग होते हैं, सीधा साधा इनका जीवन होता है। इन्हें कोई आडंबर अपने जीवन में प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि शहरी जीवन के अंदर नाना प्रकार के आडंबर भरे होते हैं या उनको भरना पड़ता है। बताओ क्या शहर में इस तरह के बाग रह सकते? फलों के कभी पकने की नौबत नहीं। यहाँ तो बड़े आराम से सहजता से फल पक रहे हैं, तो शहर में तो फलों के पकने की नौबत तक नहीं आती। क्यों? कच्चों को ही चबा जाते हैं, इतने भूखे हैं, इतने स्वार्थी है, इतने मतलबी है। और न ही स्कूल कॉलेज के लड़के, और न ही तो स्कूल कॉलेज के लड़कों ही टिड्डी दल की तरह आकर सब साफ कर देते हैं, और नहीं तो स्कूलों के कॉलेजों के लड़के आकर के जैसे टिड्डियों का दल आकर के जिस जगह बैठ जाता है उस फसल को चौपट कर देता है, खत्म कर देता है। तो उस टिड्डियों के दल की तरह स्कूल कॉलेज के लड़के आकर के वो यहाँ सेब की जो फसल है, बाग है, इनको चौपट कर देंगे। इनको नहीं क्षमा करना, हमारे यहां अगर वो यहां होते तो इन बागों को वो चौपट कर देते बेटा। तो वो एक अंतर है यहां की सभ्यता, यहां का समाज और एक हमारा जो समाज है उसमें, और इस पहाड़ी समाज में जो अंतर है, यहाँ का कितना सीधा साधा सरल है, हमारा कितना स्वार्थी मतलबी खुदगर्ज है बेटा, ये अंतर बता रहा है। जितना खाते नहीं उतना बिगाड़ देते हैं, नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। खाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। वहां तो कोई बाग लगाए तो एक एक भोजपुरी, अगर वहां मैदानी बागों के अंदर तो बाग लगाएं, मैंने पूर्व के अंदर बताया कितने जोड़ तोड़ करनी पड़ती है बेटा, कितना जुगाड़ करना पड़ता है। भोजपुरी लठेत बिठाने पड़ते हैं, तकड़े पहरेदार बिठाने पड़ते हैं, खेत के चारों ओर, बाग के चारों ओर बाग लगानी पड़ती है। आजकल तो हम देखते हैं बेटा ऐसी ऐसी बाढ़ है जिसमें बिजली का करंट भी छोड़ा जाता है उसके, और चारों ओर जेल की सी दीवार खड़ी करके कोई लुक छिप करने ले भागे, तब कहीं जाकर चैन से रहे। इतना बड़ा इंतजाम यहाँ उसकी रखवाली के लिए करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये जो सेब है वो बच पाते हैं। और यहाँ बाग की सीमा बनाने के लिए एक तार का जंगला तक नहीं है। देखिए खुल्लम खुल्ला है, कोई सीमा नहीं है, एक जंगला तक नहीं लगा हुआ है, कोई तार नहीं है। अरे छोटे से छोटा जो जंगला होता है वो तक यहाँ नहीं लगा है। इतना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर,
इतनी ईमानदारी है यहां कि किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। पेड़ों के नीचे जो लंबी लंबी घास लग रही है वह रास्ते के पास आकर रुक जाती है। पेड़ों के नीचे घास है, रास्ते तक फैली हुई है, वहां करके रुक जाती है। वहीं तक बाग की सीमा समझ लो, यही है बस। बस वो घास जहां रुक जाएगी वो बाग की सीमा मानी जाती है, वही हद है बस बाग की। इस प्रकार के विचार जैसे जैसे वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके भीतर ये विचार चल रहे थे। प्रोफेसर साहब के पास ही धम से कुछ गिरा अचानक, जैसे उन विचारों में खोए हुए वो आगे चल रहे थे। अचानक ऊपर से कोई चीज आकर के गिरी, धम से एक आवाज आई, ध्वनि निकली। उन्हें चौंक कर देखा, हैरानी हुई, चौंके एकदम कि अचानक कोई आवाज खड़का होता है तो चौंक जाता है व्यक्ति, तो वो स्वाभाविक था वो भी चौंके। उन्हें आता देख एक लड़का पेड़ पर से कूदा, कोई आ रहा है, वो नीचे कूदा। कूदने से वो धम की आवाज आई और उसकी अपर्याप्त आड़ में छिपने, अपर्याप्त, वो पेड़ की ओट में अपने आप को ले रहा था वह लड़का। हालांकि जो छिपाने की कोशिश कर रहा था वो अपने आप को छिपा नहीं पा रहा था, वो पर्याप्त नहीं थी, वो अपर्याप्त थी उसके लिए। तभी वो कह रहा है अपर्याप्त आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में 2 सेब है जिन्हें वह अपने फटे हुए बुरे कोट में किसी तरह छिपा लेना चाहता है। उसकी कोशिश है उस लड़के की कि वह उन दोनों सेबों को अपने फटे कोट की जेब में छिपा ले। उनकी झिंपी हुई आंखें और चेहरा साफ कह रहा था कि वह चोरी कर रहा है। वो भयभीत हो गया, झेंप गया था, डर गया था प्रोफेसर साहब को देख करके, और वो यही बता रहे थे उसके भाव कि वो सेबों की चोरी कर रहा है। साधारणतः ऐसी दशा में प्रोफेसर साहब किंचित गलाने से उसकी ओर देखते और आगे चल देते। साधारण तो यही होता कि वो थोड़ा सा उसकी ओर देखते और आगे चल देते गलाने से, लेकिन इस समय वैसा नहीं कर सके। होना तो यही चाहिए था, थोड़ी गलानी आती है उसको देख करके, कितने सीधे साधे सरल लोग हैं यहाँ, कितने विश्वासी लोग हैं यहाँ, फिर भी ये ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ की दुनिया को, यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को खराब कर रहे हैं। गलानी आनी चाहिए बेटा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हें जान पड़ा यह लड़का उस सारी प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ ही नष्ट भ्रष्ट किए थे। उनको महसूस हुआ, एहसास हुआ, सदियों से प्राचीन आर्यों की यह सभ्यता चली आ रही है। आर्यों की सभ्यता यही थी बेटा, उसके अंदर विश्वास था एक दूसरे के। तभी तो लोगों का जीवन आर्य के समय में, यद्यपि हम भी आर्यों के वंशज कहलाते हैं, लेकिन ये उन प्राचीन आर्यों की बात, उस प्राचीन आर्य सभ्यता का यहाँ लेखक जिक्र कर रहा है और ये कह रहा है कि उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास था, ईमानदार थे लोग। लूटना, चोरी करना पाप समझा जाता था उस समय, और अब तो बेटा ये लोगों का काम बन गया है। लूटना, लूटपाट करना, चोरी करना, हड़पना, दगाबाजी करना, धोखा करना, छल कपट या और कोई जालसाजी के द्वारा दूसरे की चलाचल संपत्ति है उसको हड़पना या और कोई हथकंडे अपनाना, ये तो आम बात हो गई है समाज के अंदर। इसीलिए तो अपराध बढ़ रहे हैं। वहाँ कोई अपराध नाम की चीज नहीं है बेटा। ऐसा जीवन, ऐसा समाज जब हमारे सामने आता है, मन को, हृदय को अपार सुकून मिलता है बेटा, ये सच्चाई है। ये तो प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ इस प्रकार के ये लोग आकर के स्वार्थी मतलबी ये चोरी जारी करके इस सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं एक साथ, ऐसा एहसास हुआ। तो फायान के समय, जो यात्री फायान था, किसी समय आया था जिसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा, बताया, इतिहास में इसका नाम आता है, के समय से सदियों पहले से अक्षुण्ण बनी चली आ रही है। अक्षुण्य जिसका कभी नाश नहीं होता है, अक्षुण्ण शब्द का। ये फायान के समय से आर्यों की जो प्राचीन सभ्यता है वो आज तक कभी नाश नहीं हुई, उस पर कभी दाग नहीं लगा है, लेकिन ऐसे लोग इसको कलंकित करना चाहते हैं। वे लपक कर उस लड़के के पास पहुंचे और बोले, क्यों बे बदमाश, चोरी कर रहा है? मन में आया, उसको कहा, सेबों की तो चोरी कर रहा है, शर्म नहीं आती दूसरे का माल खाते हुए? लड़का घबराया सा खड़ा रहा, बोल नहीं। स्वाभाविक बात है, अभी लड़के जो है, बच्चे जो होते हैं बड़ों के सामने अगर वो कोई गलती करते हैं तो घबरा जाते हैं बेटा। तो वही हुआ कि उसने चोरी की है। अब वो जानता नहीं है, हो सकता है मन में यूं सोच रहा हो कि ये सेब का मालिक हो, इस बागों का मालिक हो, कुछ भी हो उसके मन में, लेकिन वो चोर है, इसलिए वो घबरा गया बेटा, बोल नहीं सका। प्रोफेसर साहब और बढ़ के और गुस्सा आया, एक तमाचा उसके मुंह पर लगा, थप्पड़ लगा दिया, जमा दिया उसके मुंह पर, सेब छीनकर घास में फेंक दिए
जहां वे ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर गर्दन पकड़कर लड़के को धकेलते हुए रास्ते की ओर ले गए। पाजी कहीं का, दुष्ट कहीं का, निकम्मा कहीं का, शोर करता है, तेरे जैसों के कारण ही पहाड़ी लोग बदनाम हो गए। ऐसे छोटे मोटे चोरी करके, अपराध करके, गलती करके, उनका एक विचार है कि जो ईमानदार, सरल सहज स्वभाव के पहाड़ी लोग होते हैं, यहाँ की जो सभ्यता होती है, उसको इस प्रकार के छोटे छोटे दोषों के कारण, छोटी छोटी कमियों के कारण ये लोग बदनाम कर रहे हैं। क्यों चुराए थे सेब? यहाँ तो पैसे के 2 मिलते होंगे, 1 पैसे के 2 मिल जाते हैं। ये सस्ते हैं, जहाँ जो चीज़ पैदा होती है वहाँ सस्ती होती है। जब कोई चीज़ दूसरी जगह जाती है तो उस पर किराया भाड़ा लगता है, उस पर खर्चा आता है। वो दूसरे स्थान पर जब पहुँचती है और उसको ले जाते हैं, जो भागदौड़ करते हैं, व्यापार आदि करते हैं, मेहनत करते हैं, वो भी उसमें से 2 रुपये कमाना चाहते हैं, इसलिए दूसरी जगह वो चीज़ महंगी हुई। लेकिन जहाँ होती है वहाँ तो उसको कम भाव मिलता है उसका, क्योंकि उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं लगता है। 1 पैसे की खरीद लेता है। ईमान क्यों बिगाड़ता है? तैने अपनी ईमानदारी को क्यों बिगाड़ा है? क्यों अपना ईमान बेचा है तैने? रास्ते पर लड़के को उन्होंने छोड़ दिया, आगे चल करके छोड़ दिया। वह वहीं खड़ा रहा, आंसू भरी आंखों से उधर देखता रहा। आंसू आ गए उसकी आंखों में, लेखक की तरफ देखता रहा, जहां, हाँ, उस ओर देखता रहा जहां घास में तोड़े हुए सेब गिरकर आंखों से ओझल हो। उन सेबों की टकटकी लगा करके वो देखता रहा। बेटा, प्रोफेसर साहब आगे बढ़ते हुए सोच रहे थे, वहां से आगे निकल गए। विचारों की श्रृंखला चल रही थी उनके मस्तिष्क में। खड़ा देख रहा होगा, चोरी भी की तो फल नहीं मिला, बहुत अच्छा हो। तो सोच रहे हैं कि चोरी की है तो फल उसे मिलना चाहिए था, लेकिन वो उसे नहीं मिला। अच्छा हुआ, सेबों का सड़ जाना अच्छा, चोर को मिलना अच्छा। सेब भले ही खत्म हो जाए, सड़ जाए, लेकिन चोर को नहीं मिले। सड़े, चोर को क्या हक है? भले ही सड़े, चोर को नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर चोर को वो चोरी करने में सफल हो जाता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो फिर दोबारा चोरी करेगा। ये विचार सही है कि किसी कोई काम चोर चोरी करता है, अगर मान लो बेटा वो कामयाब हो जाता है उस चोरी करने के अंदर, मन बढ़ेगा, दोबारा फिर उसके अंदर हाथ डालेगा और कहीं दूसरी जगह आगे चल करके बड़ा चोर बन जाएगा। उसकी देखा देखी दूसरी भी करेंगे, तो समाज में ये गलत समाचार संदेश जाता है बेटा इसका। तो विचार नेक है, अच्छे हैं, इनके सराहनीय हैं। प्रोफेसर साहब एक गांव के पास आ रहे थे, धीरे धीरे मार्ग पर चलते हुए वो एक गांव के पास आकर के ठहर गए। अंदाज से उन्होंने जाना कि यह मनाली होगा, अनुमान लगाया कि मनाली गांव है, और उन्हें याद आया कि यहाँ पर एक दर्शनीय प्राचीन मंदिर है। उन्हें याद आया मनाली के अंदर एक प्राचीन दर्शन करने योग्य मंदिर भी है। गांव के लोगों से पता पूछने पर, आसपास में जो भी गांव के लोग उनको मिले, उनसे मंदिर के बारे में उसका पता पूछा। पूछते हुए मन्नू के मंदिर पर पहुंच गए। ये किसका मंदिर था? मन्नू का। प्राचीन मतलब सृष्टि की रचना के समय सबसे पहला जो मानव या हमारे जो देव मानव, उनका नाम मन्नू है बेटा। मंदिर छोटा था। ये प्राचीन मन्नू का जो मंदिर है ये हिमाचल में मनाली में है बेटा। मंदिर छोटा था, सुंदर भी नहीं था, लेकिन संसार भर में मन्नू का एकमात्र मंदिर होने के नाते वह अपना महत्व रखता। पूरे संसार में एकमात्र मन्नू का मंदिर कहाँ है? हिमाचल के मनाली में है। प्रोफेसर साहब कितनी ही देर तक एकटक उसकी ओर देखे, लगातार टकटकी लगा करके मंदिर को निहारते रहे, देखते रहे, यहाँ तक कि देहरी पर बैठे। देहरी समझते हो ना, दहलीज होती है बेटा, दरवाजा जो होता है, दरवाजे का नीचे का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, बाहर से हम आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर और अंदर के बीच की जो सीमा होती है दरवाजे की, मुख्य द्वार की, वो देहरी या उसको दहलीज बोलते हैं, ड्यूटी भी बोलते हैं उसको। बैठे हुए बूढ़े पुजारी का ध्यान भी उनकी ओर आकृष्ट हो गया, खींच लिया। पुजारी का ध्यान, आने जाने वालों तो खैर देखते ही थे, आने जाने वाले भी देख रहे थे। प्रोफेसर साहब ने गदगद स्वर में प्रसन्नचित्त होकर के, खुश होकर के पूछा, आसपास और भी कोई मंदिर? पुजारी से पूछा, इस मनु मंदिर के अलावा यहाँ आसपास में और भी कोई मंदिर है? पास खड़े एक आदमी ने कहा, नहीं बाबूजी, यहाँ कहाँ मंदिर है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में और कहाँ मंदिर है।
यहाँ मंदिर नहीं है, अरे भले आदमी, यहाँ तो सैकड़ों मंदिर होने चाहिए। भाई ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसीलिए कह रहा है कि यहाँ चारों ओर, या जो कुछ अब तक लेखक ने यहाँ आकर के कुल्लू के अंदर देखा है, इस मनाली में देखा है, यहाँ का जो जीवन है बड़ा शांत है, सुखमयी है, आनंद प्रदान करने वाला है। यानी एक तरह से यहाँ का जनजीवन है वो देवतुल्य है, ऐसा आभास उनको। तभी तो वो ये कह रहे हैं बेटा कि यहाँ एक नहीं, यहाँ तो कितने होने चाहिए, हजारों मंदिर होने चाहिए। इन लोगों के रूप के अंदर तो देवता निवास करते हैं, सभी पूजनीय, सभी आदरणीय, सभी प्रशंसनीय है यहाँ के लोग। बाबूजी यहाँ तो लोग मंदिर देखने आते नहीं है, रुचि नहीं है लोगों की, कोई देखने नहीं आता। वो आदमी कह रहा है लेखक से, कभी कभी कोई आता है तो ये मनुरिखी का मंदिर देख, वो मनु के मंदिर को मनुरिखी का नाम दे करके बोलते हैं कि ये मनुरिखी का मंदिर देखने आ जाता है, बस। और तो हम जान, इसके अतिरिक्त और हम कुछ नहीं जानते। पुजारी ने खांसते हुए, कौन सा मंदिर देखिएगा बाबू को, और कौन सा मंदिर देखना चाहते हो? कोई और मंदिर हो, आसपास के सब मंदिर मूर्तियों में देखना था। यहाँ आसपास में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर लगी हुई मूर्तियां, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ, लेखक ने उस पुजारी से कहा। पुजारी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, और तो कोई नहीं, उस चोटी के ऊपर जंगल में एक देवी का स्थान, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की जो चोटी है जंगल के अंदर, तो वहाँ एक मतलब देवी का मंदिर है। वहाँ पहले कभी एक किला भी था, किसी समय के अंदर वहाँ एक किला भी था जिसके अंदर देवी के स्थान में पूजा होती थी। उस किले के अंदर देवी की पूजा की जाती थी, पर अब तो उसके कुछ पत्थर ही पड़े हैं, वहाँ कोई आता जाता नहीं, उसमें भूत बसते हैं। लोगों के अंदर एक अंधविश्वास होता है, भोले भाले अनपढ़ जो लोग होते हैं उनमें अंधविश्वास ज़्यादा होता है। तो वो ये कह रहा है कि वहाँ जिसके अंदर देवी के स्थान में पूजा होती है, पर अब तो उसके कुछ पत्थर पड़े हैं, वो टूट फूट चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। आबाद कोई भी चीज़ हो, आबाद तभी होती है बेटा जब वहाँ व्यक्ति का, आदमी का आना जाना हो, लेकिन वहाँ कोई आता जाता है नहीं, इसलिए वो टूट फूट चुका है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, खंडर बन चुका है। लोगों के अंदर ये एक तरह का अंधविश्वास पैदा हो गया है कि वहाँ अब देवता नहीं है, वहाँ भूत बसते हैं, यानी एक भय, अंधविश्वास है ये। प्रोफेसर साहब कुछ मुस्कुराए लेकिन बोले, कैसे भूत है? भूत का कहा, यानी एक तरह से उन लोगों का अंधविश्वास उभर करके लेखक के सामने आया है। ये कहते हैं कि पुराने राजाओं के भूत रहते, वे राजा बड़े प्रतापी थे। जैसे ही प्रश्न किया तो उस पुजारी ने बताया, ये भूत पुराने राजाओं के, पुराने राजा जो मर चुके हैं उनकी आत्मा भटक रही है, यानी वो भूत प्रेत बने हुए हैं, वे राजा बड़े प्रतापी थे, पराक्रमी थे। अरे उन भूतों से मेरी दोस्ती है। लेखक ने, प्रोफेसर ने कह दिया कि तुम जिससे डरने की बात कर रहे हो, तुम जिन भूत प्रेतों की बात कर रहे हो, उनसे तो मेरी मित्रता है। कहकर प्रोफेसर साहब ने रास्ता पूछा, रास्ता कौन सा जाता है, किधर से जाता है? और क्षण भर सोचकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने, यानी मंदिर में जाने का निश्चय कर लिया। पुजारी ने पास ही बताया था तो मील भर से अधिक नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कितनी होगी? मील भर होगी, लगभग 2-3 किलोमीटर होगी। और अभी 3 बजे हैं, शाम होने तक मज़े में बंगले पर पहुंच जाऊंगा। अभी तो 3 बजे हैं, सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक तो मैं वहाँ से लौट आऊँगा आराम से अपने बंगले पर। जंगल का रूप बदलने लगा, वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगे, पहाड़ पर चढ़ाई करने लगे तो जंगल का रूप बदलने लगा। बड़े बड़े पेड़ समाप्त हो गए थे, बड़े बड़े पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे, अब छोटी छोटी झाड़ियाँ ही दिख पड़ने लगी। अब चारों ओर पेड़ों की जगह छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई देने लगी। यह पड़ाव का वह मुख था जो हवा के थपेड़ों से सदा पिटता रहता था, यानी तेज हवा यहाँ चलती रहती थी, तेज हवा का आभास होता रहता था। जाड़ों में तो बर्फ की चोटें यहाँ लगे हुए पेड़ पौधों को कुचल डालती है, सर्द ऋतु में तो बर्फीली हवा चलती है और वो इतनी तीखी होती है, तेज होती है कि पेड़ पौधों को भी वो कुचल डालती है। प्रोफेसर साहब की समझ में आने लगा कि यह ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। सुनने आया ऐतिहासिक दृष्टि से पहले राजा महाराजा
किले की जो निर्माण करते थे, बनाते थे, वो भौगोलिक स्थिति को देख करके, समझ करके बनाते थे बेटा। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी उस चीज़ को महत्व देते थे। तो यह ऊंचा शिखर किले के लिए बहुत उपयुक्त जगह है, और यह भी वे जान गए कि यहाँ बना हुआ किला उजड़कर कितनी जल्दी निर्निवेश हो जाएगा, तो ये भी जानते हैं। झाड़ियाँ भी छोटी होती चली, झाड़ियाँ छोटी छोटी दिखाई देने लगी, घास की बजाय अब पथरीली जमीन आई। अब पहले पेड़, फिर झाड़ियाँ, और अब घास की जगह पथरीली जमीन आ गई, पथरी पत्थर है, जिसमें किसी तरह कोई बनी हुई पगडंडी नहीं है। अब वहाँ कोई पगडंडी नहीं है। यहाँ मैदानी भागों के अंदर रास्ते के अलावा मतलब छोटा जो मार्ग होता है, पगडंडी पैरों से चल करके जिस मार्ग से जाया जाता है उसको पगडंडी बोलते हैं, तो वो कोई पगडंडी भी नहीं है। जिधर जाओ वही मार्ग, कहीं भी कोई भी किधर भी मुंह करके आप चलोगे वही आपका मार्ग हो जाएगा। कहीं कहीं लाल पत्थर के कुछ टुकड़े दिख जाते हैं, लाल पत्थर के टुकड़े जो शायद किले की इमारत में कहीं लगे होंगे। अनुमान लगाया इन टुकड़ों से किला बनाया होगा। नहीं तो इधर लाल पत्थर नहीं होता, लाल पत्थर नहीं है, ये लाल पत्थर के टुकड़े, इसका मतलब किले का निर्माण किया होगा, उसमें लगे होंगे। कहीं कहीं पत्थर और मिट्टी के स्तूपाकार टीले की आड़ में, स्तूपाकार टीले की आड़ में इस तरह से ऊंचा कोई गाढ़े रंग की पत्ती वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती। स्तूपाकार आकृति के अंदर गाढ़े रंग की, गहरे रंग की पत्तों वाली झाड़ी लगी हुई दिख जाती, तो वह आसपास के उजाड़ सुन्नेपन को और भी गहरा कर देती। सांझ के धुंधले, अब संध्या होने वाली थी, धुंधलापन होने लगा। उस धुंधले में ऐसी झाड़ी को देखकर स्तूप में धूम्रवत निकलते हुए, धूम्र धुएं के समान निकलते हुए प्रेत की कल्पना, मतलब एक आभास हो रहा था बेटा उसमें से कि जैसे धुआं निकल रहा है स्तूप में से, और धुएं का मतलब प्रेत की कल्पना होना कोई असंभव, यानी एक तरह से आभास होने लगा जैसे यहाँ कोई भूत प्रकट हो रहा है। देखिए बेटा, ये व्याख्या चल रही है इस पाठ की, और इस जो व्याख्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। नहीं लगाया।